आपने साइकोलॉजी की बात की है, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था जो रिहैबिलिटेशन से संबंधित है। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि आपने सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया है अपने विजन में, जिसमें आप इंश्योर करेंगे कि द पर्सन इज रिहैबिलिटेटेड एज सून एज पॉसिबल। और एक चीज मैं जानती हूँ कि हम सुधार भी उसे सकते हैं जिसमें सुधरने की इच्छा हो। तो ऐसे इंसान का क्या होगा जिसमें सुधरने की इच्छा ही नहीं है? क्या हम साइकियाट्रिस्ट की मदद लेंगे इस विजन के अंदर, या उसका अगर वो इंसान आउट ऑफ द स्कोप ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो उस इंसान के साथ कैसे क्या करा जाएगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है विधि जी। मैं आपको आगे पुनः साधुवाद देता हूँ इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। मैं इसमें बड़ी छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि क्राइम कमिट करना इट हैज बिकम द लीस्ट रिस्क सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इफ आई एम परमिटेड टू यूज दिस नाइस वर्ड फॉर द क्राइम। ठीक है ना? यू मे हैव द ऑब्जेक्शन के साथ आप तो क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सो रनिंग दैट रिस्क, आई एम सेइंग इफ आई एम परमिटेड टू यूज दिस वर्ड, एट द मोमेंट क्राइम हैज बिकम ए वेरी least risk sector of the economy, number one, and it has having the great promises। क्योंकि आप जो है ना थोड़े से बड़े बन गए तो नेता लोग भी आपको जल्दी से ले लेंगे, तो आप पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे, फिर आप उनका भी मदद करेंगे और आप कानून के ऊपर चले जाएंगे, है कि नहीं? तो ये दूसरा आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। मतलब रिस्क पहले भी नहीं थी और फिर आप तो महाबली हो गए। आप तो रिस्क देने वालों से को आपने अपने नीचे कर दिया, आप तो रिस्क के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है ना? तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है, व्हाई ही शुड बी लाइक टू बी रिहैबिलिटेटेड, और आप उसको क्या देंगे? यदि वो कहता है कि साहब हम एक रात में 5 लाख कमाते हैं, तो आप उसको ऐसा क्या व्यवसाय दे देंगे कि वो जो है ना तैयार हो जाएगा? तो यहाँ साइकेट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कॉमन सेंस है सिंपल सा कि वो आपकी बात नहीं मानेगा अनलेस आप उसके चारों रास्ते बंद नहीं कर देते हैं थ्रू द सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग, certainty of detection through smart investigation, and certainty of conviction with all kind of the proofs, and helping the court for the all processes। मतलब सम्मन्स वारंट की तामीली से लेके हर प्रोसेस में आप उसकी मदद करेंगे, और उसमें जो है ना उसमें पुलिस को हम बर्डन भी नहीं करेंगे। ये तामीली चाहे उसके इवन पुलिस के जो नोटिस है ना 160 के वो भी हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से जो है तामील करा देंगे, तो पुलिस का वो बर्डन भी हम कम कर लेंगे। जो अपनी शिकायत जांच के लिए अपने विवेचना के लिए किसी को बुलाना चाहता है, हम उसकी वो प्रोसेसेस भी तामील करा देंगे, एंड एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू गिव सम रेवेन्यू टू द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल बी सेविंग लॉट ऑफ मनी। हमें कम पुलिस फोर्स से हम काम चला पाएंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा। उसका कुछ पैसा यदि उस वॉलंटियर के पास भी पहुंच जाए तो दैट विल बिकम एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और एक तो हमने ये कहा है कि हम चालान को भी करने का उसको पावर दे रहे हैं। मतलब चालान से मतलब वो चालान नहीं करेगा, ही विल कैप्चर एविडेंस, और जब वो एविडेंस कैप्चर करेगा तो एक तो वो खुद ही जो है गवाह हो गया, तो एक डिजिटल गवाही हो गई और उसकी खुद की गवाही हो गई, और दोनों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ विद द डेट एंड टाइम लॉकिंग वो उसको थानेदार के पास सीसीटीवी के माध्यम से भेज देगा। जैसे ही थानेदार उसमें अपनी मोहर लगाएगा वो चालान बन जाएगा। देन सिस्टम उसको ऑफेंडर के पास ले जाएगा, कहेगा देखिए साहब ये प्रूफ है, ये चालान है, ये बगल में जो है ना पेमेंट लिंक है, इस पर साइन कर दीजिए, इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी पेमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं वो सब पेमेंट ऑप्शन उस लिंक में अवेलेबल होंगे। तो आप जो है ना भुगतान कर दीजिए। 50% पैसा जो है ना जिसने उसे कैप्चर किया है, चाहे वो मशीन ने कैप्चर किया हो चाहे वो आदमी ने कैप्चर किया है, 50% पैसा उसके पास चला जाएगा, और 50% जो है ना पैसा जो है ना सरकार के खजाने में चला जाएगा। और सरकार इतने सारे चालान करेगी तो टोटल रेवेन्यू विल बी थाउजेंड्स और लाख टाइम्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ, और मे बी 1 करोड़ टाइम्स, राइट? इतना ज्यादा बड़ी संख्या में होगा। प्रोबेबली दिस रेवेन्यू विल बी मोर देन एक्साइज रेवेन्यू एंड मे बी मोर देन इवन कॉमर्शियल टैक्स रेवेन्यू आल्सो। वी डोंट नो बट आई फील इट विल बी हैपनिंग। एंड देन जो है फिर हम इसको और रिफाइन करेंगे। जब इतना पैसा आ रहा है तो हम लाइनिंग भी खरीद देंगे, तो वो वायलेशन जो अभी नहीं कैप्चर हो पाते हैं वो वायलेशन भी कैप्चर हो पाएंगे। तो हम एक कंप्लायंट सोसाइटी की का निर्माण कर पाएंगे। खैर एनीवे, अभी जो है ना क्वेश्चन
कंप्लायंस सोसाइटी का नहीं था, अभी क्वेश्चन ये था कि क्या क्रिमिनल रिहेबिलिटेट होगा कि नहीं होगा। तो क्रिमिनल तब रिहेबिलिटेट होगा, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ साइकेट्रिक, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो एक समझदार व्यक्ति है, और क्राइम करने वाला व्यक्ति एक हुनर वाला व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति कभी अपराध नहीं कर सकता है। तो वो समझदार भी है, हुनर भी है, और रिस्क टेकिंग फैक्टर भी उसके पास है, वो रिस्क लेने की क्षमता रखता है, वो तो जो ये 3 क्षमताएं रखता है वही क्राइम कर सकता है। तो वो कोई मूर्ख आदमी नहीं है, वो बहुत समझदार आदमी है, वो कैसे पुलिस से बचना है, कैसे क्या करना है, उसे सब ज्ञान है। जब उसे ये लगेगा कि मेरे सब रास्ते बंद हो गए हैं, क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं है, तभी भी वो रिहेबिलिटेट होना चाहेगा। एक क्वेश्चन में एक कहानी मैं अपनी खुद की सुनाता हूँ बचपन की, कि जब मैं 6वीं 7वीं में कभी रहा हूँगा, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, और एक साधु जो है ना, हट्टा खट्टा सा जो है ना, भीख मांगते हुए मेरे घर के पास पहुंचा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम तो हट्टे खट्टे आदमी हो, क्यों भीख मांग रहे हो? तो हमारे घर में तुमको काम अच्छा लगता हो तो हमारे घर में काम कर लो, तुमको लगता है कि खेत में काम करना है तो मेरे खेत में काम कर लेना, ठीक है ना। मेरे बिजनेस भी है, लेकिन मैंने उसको 2 ही ऑप्शन दिए, बिजनेस वाला ऑप्शन नहीं दिया। तो उसने कहा अच्छा मुझे क्या मजदूरी दोगे? तो हमने कहा कि अभी मेरे ख्याल से शायद 5 रुपए रहा होगा, लेकिन शायद मुझे याद है कि 10 रुपए साथ कुछ कहा मैंने उसको। मैंने कहा मैं तुमको 10 रुपए दूंगा। तो उसने कहा कि मैं आपको 10 रुपए क्यों दूंगा, जब मैं दिन भर में 100 रुपए वैसे ही कमा ले रहा हूं, तो मैं 10 रुपए में आपके यहाँ क्यों जो है ना नौकरी का काम करूंगा। जो बात हमने ये भीख मांगने वाले के लिए कही है, वही बात क्रिमिनल के लिए भी वैलिड है। जब वो बड़ी राशि कमाएगा तो ही वुड नॉट लाइक टू बी रिहेबिलिटेटेड, जैसे कि कंजर पार्टियों के केस में भी हो रहा है कि शासन ने उनको जमीनें दी हैं, लेकिन उन्होंने क्राइम करने तो नहीं छोड़ा है, बल्कि वो तो क्राइम बहुत प्रोफेशनल ढंग से कर रहे हैं, और पूरी कंट्री में कर रहे हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह, साउथ में। तो वो ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है अपना क्राइम करने के लिए, और उन्होंने एक धर्म भी अपनाया हुआ है। आप कहते हो कि भाई साहब आप डकैती कर रहे हो, मैं तो बिना मार जो ना सबको दे देते, वो कहते हैं भाई ये नहीं चलता है, हमारा प्रोफेशन में हम बिना मेहनत किए जो ना कुछ नहीं करते हैं। तो हम तो आपकी कुटाई भी लगाएंगे, टांग भी तोड़ेंगे, लगेगा तो आपकी जान भी ले लेंगे, क्योंकि मैं मुफ्त में जो है ना हम पैसा नहीं लेते हैं, हम मेहनत की कमाई से खाते हैं, ये कहते हैं वो वहां पे। तो यदि हम बाकी ऑप्शन बंद नहीं करेंगे तो ये हमारे क्रिमिनल जो है दे वुड नॉट लाइक टू बी रिहेबिलिटेटेड, ठीक है ना। इसमें साइकोलॉजी और उसकी कोई बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, और वो किसी को भी समझ में आने वाली बात है। मेरे ख्याल से विधि जी अब दिख नहीं रही है मुझे, लेकिन शायद वो मेरे क्वेश्चन से आंसर से संतुष्ट हुई होंगी। शी कैन बी एट द लिबर्टी टू आस्क मी अल्टरनेट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो विधि जी यदि आपको लगता है कि हमने आपकी बात के साथ न्याय नहीं किया है, तो यू प्लीज आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरा बस साइकेट्रिस्ट वाला पॉइंट ये था कि आई एग्री कि क्रिमिनल्स काफी चालाक होते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं है इस बात की। बस ये था कि अगर वो सुधरना ही नहीं चाहता तो हम उसका कैसे देखेंगे। पर आपने नहीं, बहुत जब ब्यूटीफुली उसके बाकी आंसर। रास्ते बंद हो जाएंगे और वो समझदार हाँ है, तो वो बिल्कुल। निश्चित तौर पर रिहेबिलिटेट होना चाहेगा। जी सर, भाई बिल्कुल उसको एक बिल्कुल ये। सम्मान की नौकरी मिल रही है, उसे पुलिस का डर नहीं रहेगा, तो उसके लाभ भी हैं। मतलब हमने उसको लाभ हाँ नहीं कहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी जिंदगी जीने के लाभ नहीं है। हम और आप अच्छी जिंदगी बिल्कुल जीते है। हैं तो हम लोग का जो ना हौसला अलग रहता है। तो हर हम्म, व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जीना चाहेगा, क्रिमिनल की जिंदगी हम्म, जीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन yes, यदि उसको लाभ ज्यादा दिखाई देगा तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा, और तब तो और भी नहीं सुनेगा जबकि उसकी जो है ना लालन पालन उसी माहौल में हुआ है, उसने वही चीजें सीखी हुई हैं, तो उसे आपकी अच्छी बातें समझ में ही नहीं आएंगी, और ये आपके विद्वान साइकियाट्रिस्ट उसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बट आई एम ओपन, हमें किसी की भी मदद यदि लगती है कि मिल सकती है तो हम उसे जरूर लेंगे। वी आर नॉट अपोजिट फॉर, और वी आर नॉट जो है ना अगेंस्ट एनी हेल्प, ना आपसे, ना टेक्नोक्रेट से, ना जनता से, ना साइकियाट्रिस्ट से, हम तो सबकी मदद लेने के लिए तैयार हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। अब मैं हिमांशु सर से बोलूंगी कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें।
थैंक यू विधि, तुमने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। अब इसी के साथ में हम निवेदन करते हैं श्री प्रियंक जैन सर से, हमारे प्रोफेसर सर से, कि वो अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं सर के सम्मुख, प्लीज प्रस्तुत करें सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जो टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ जा रहा है, मतलब हमारे देश में कई सारी टेक्नोलॉजीज आई, लेकिन उनका मिसयूज होना भी शुरू हो चुका है। तो हम क्राइम फ्री भारत में आगे क्या कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो नॉट वेरी काइंड टू देम, राइट। हम उनको एक सम्मानजनक शब्द भी नहीं देना चाहते। और टेक्नोलॉजी में ताकत हो सकती है मैनिपुलेट करने की, हम वो मैनिपुलेशन का आपको स्कोप नहीं देंगे, तो आपकी टेक्नोलॉजी हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ने की स्थिति में रहेगी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो लूप होल्स हैं, जैसे जो क्रिमिनल्स हैं जो कि कंट्री के बाहर बैठे हुए हैं, या एनामिक कंट्री जो एनेमी हैं, शत्रु देश हैं, उनके यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली में उनकी मजबूरी है कि वो हमारे पास आए, हमारी मजबूरी नहीं, हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, राइट। तो जो हमें हमारे जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं, वी विल रिफाइन दोज प्रोटोकॉल्स, और आपकी आइडेंटिटी, यदि आप हमसे हैंडशेक करना चाहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी कैप्चर कर ली जाएगी। और यदि आप किसी ऐसे देश को बिलोंग करते हैं तो देयर विल बी वेरी स्ट्रिंजेंट जो है ना सिस्टम, जिसमें कि आपको जो है ना, जब तक वो एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तब तक हम आपको जो है ना कुछ नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप आना चाहते हो, हम आपके पास नहीं जाना चाहते हैं। सो आई कैन कंट्रोल थ्रू द प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल अभी हैं, जो लूज बने हैं, वो शरीफ लोगों के लिए बनाए गए थे, अब उन प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करने में इट विल टेक फ्यू मिनट्स। केवल किसी ने सोचा नहीं है, या चूंकि जो है ना हमारे टेक्नोक्रेट उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो लूप होल्स बना के रखना चाहेंगे, तो ऐसे टेक्नोक्रेट्स का रास्ता बंद कर देंगे, राइट। और टेक्नोक्रेट बड़े विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हें जेल जाने को ज्यादा डर लगता है। जब 7 साल का जो है ना गारंटी उनको मिलेगी ना, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरा इन रास्तों से थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है ना। तो ना तो हम उनकी टेक्नोलॉजी को मिसयूज, टेक्नोलॉजी may be capable of doing damage, but that opportunity of damage would not be available। जैसे लोग बाग जो है ना इलेक्शन कमीशन के समय कहते हैं कि साहब जो है ना मशीन के साथ गड़बड़ी हो गई है, हमने जो है ना एक QR कोड का एक सिस्टम डेवलप किया है, तो यदि कोई ससेप्टिबिलिटी भी है तो देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी टू एनीवन टू डू एनीथिंग, सो वी कैन लिव विद द ससेप्टिबिलिटी। प्रियंक जी, मैं आपका बात का बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर में भी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, देयर में भी ससेप्टिबिलिटी, बट आपको घुसने का रास्ता अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग टाइम एंड अगेन, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। तो जैसे ही हमने कैप्चर किया उसको, उसी समय हमने उसको लॉक कर दिया। तो चाहे बाहर का व्यक्ति हो या अंदर का व्यक्ति हो, उसको मैनिपुलेट करने की कोई ताकत ही अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता को 3 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे हैं। एक जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे हैं बाय चालानी साक्ष्यों को जो है ना वो कैप्चर करके, दूसरा जो है ना रेवेन्यू दे रहे हैं बाय प्रेसिंग फ्यू बटन व्हिच विल लीड टू डिटेक्शन ऑफ क्राइम, उसमें हम प्रमोशन वाउचर देंगे, और तीसरा बाय रेवेन्यू स्ट्रीम व्हिच विल बी कमिंग टू देम इन देयर निश एरिया ऑफ बिजनेस। जो वो व्यवसाय कर रहे हैं हम उसमें भी उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम अकेला क्राइम फ्री भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है ग्रीन, हर्बल, मेडिसिन फ्री, हेल्दी भारत की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मुझे लगा कि जब हम इतनी सारी चीजें सोच सकते हैं और कर सकते हैं तो मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने को बियॉन्ड पुलिस भी ले गया मैं, क्योंकि मुझे बियॉन्ड पुलिस जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो हम अपने क्रिमिनल को कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे, तो मुझे ऑप्शन जनरेट करना थे। तो फिर हमने ये ऑप्शन देखे कि हमें इकोनॉमी के हर सेक्टर में हमारे पास ऑप्शन होगा, और जो वॉलंटियर होगा हम उसकी, चाहे वो रेवड़ी वाला हो, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो हाथ ठेले वाला हो, चाहे वो गुमटी वाला हो, हम उसके बिजनेस में मदद करेंगे। हम उसको, यदि उसके पास हाथ ठेला नहीं है तो उसको हाथ ठेला पहुंचाने में मदद करेंगे। किसान को यदि उसके पास बीज नहीं है तो उसको बीज पहुंचाने में मदद करेंगे। हम उसकी फसल बिकवाने में मदद करेंगे। हम उसको यदि उसके पास ट्रैक्टर वो नहीं है तो उसको हम
ट्रैक्टर पहुंचा के उसकी जुताई कराने में उसकी मदद करेंगे। और क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नियमों को थोड़ा बदल दिया है तो हमारे लिए आसान हो गया है। हम कंट्री में किसी भी कोने में जो उसके लिए बेस्ट प्राइस अवेलेबल है वो अवेलेबल कराएंगे और साथ में हम उसकी क्वालिटी का चेक भी करेंगे। हम अपने फार्मर्स को भी गड़बड़ी करने का मौका नहीं देंगे। अभी क्या हो रहा है कि हमारे फार्मर्स भी चतुर हो गए हैं, वो भी बहुत सारी गड़बड़ी कर रहे हैं। दूध वाला जो है ना दूध में जो है ना मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब्जी वाला सब्जी में कर रहा है, फल वाला फल में कर रहा है। आगे चल के ये सब संभव नहीं होगा। भारतवर्ष एक बहुत ही ऑर्डरली सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट होगा। तो हम अकेला अपराध के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम 11 जो है ना भारत के ऊपर बात कर रहे हैं। यदि आप हमारी चैनल को देखेंगे तो वो 11 भारत हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 11 पोर्टल्स बन चुके हैं इसके लिए, जिसमें ढेर सारे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं अभी वो आइसोलेटेड काम कर रहे हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। यदि उनकी एनर्जी हम एक जगह पे संयोजित करने में सफल हो गए तो हम और भी बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। अभी भी बहुत शक्तिशाली है, फिर तो हम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि कोई भी देश भी हमारे सामने नहीं टिकेगा, इतने शक्तिशाली हो। जो व्यक्ति 130 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम पहुंचाने की बात कर रहा है, वो भी 3-3, उसकी ताकत का क्या अंदाजा लगाना है आप? जो बात कह रहा है कि हम सब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्रिएटिविटी ले आएंगे, इनोवेशंस ले आएंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, जो है वो ये भी कह रहा है कि साहब पेटेंट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। तो मुझे अपने मित्र अभय जरे जी की का याद आता है। वो उन्होंने कहा कि साहब चाइना ने इंडिया में शायद 13 मिलियन पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है, अमेरिका ने भी 6.5 लाख लगाई है। इंडिया के इंडियंस ने इंक्लूडिंग एनआरआई केवल 47,000 जो है ना एप्लीकेशन आई है और उनमें से 67% जो है ना वो एनआरआईज की है। इसका मतलब है 130 करोड़ लोगों ने मिलके मात्र 12,000 पेटेंट्स के लिए लिखा है और उसमें वो पेटेंट्स भी छोटे मोटे टाइप के। तो हम बड़ा काम कब करेंगे? हम बड़ी बातें नहीं करना है, हमें ग्राउंड पे करके दिखाना है। आई एम इन्फ्यूजिंग दैट क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। कल तक